चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आरफा नबील और आज हम करने जा रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखे हैं, पॉइंट वाइज लिखे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है लिखा हुआ महानवमी डिब्बा पर, कि महानवमी डिब्बा को विजय का भवन डोमिंगो प्रेस ने क्यों बोला, यहाँ पर क्या होता था। तो महानवमी डिब्बा सबसे ऊंचे स्थानों में से एक था उस समय और बहुत ही विशालकाय मंच था। इसका जो वर्ग मतलब इसका जो बेस था, आधार जो था इसका, वो कितना था 11,000 वर्ग फीट और ऊंचाई इसकी कितनी थी 40 फीट की इसकी ऊंचाई थी। मंच के आधार पर जो मंच का आधार था उस पर उभारदार नक्काशी की गई थी। संरचना से जुड़े अनुष्ठान, यहाँ पे कौन से अनुष्ठान किस समय बनाए जाते थे, नवरात्रि नामक पर्व से जितने भी अनुष्ठान थे वो नवरात्रि से जुड़े हुए थे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो महानवमी डिब्बा अगर आप अपनी बुक में देखें तो ये आप गूगल करके देख सकते हैं कैसा दिखता था महानवमी डिब्बा, ठीक है। तो उसके आसपास ये चीज़ें होती थी कि मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की, घोड़े की पूजा, भैंसों की बलियाँ, जानवरों की बलियाँ इस टाइम पर चढ़ाई जाती थी। विजयनगर के शासक इस टाइम क्या होते थे, विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति का यहाँ पर आकर क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर नृत्य, कुश्ती, शोभ यात्रा निकाली जाती थी घोड़ों की, सैनिकों की, ठीक है। नायक व मननायक राजा को भेंट देते थे। कर जो भी एक निश्चित कर बंधा हुआ होता था वो इस टाइम नवरात्रि के टाइम जो महानवमी डिब्बा के पास आके वो कर देते थे। और त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी और नायकों की सेना का खुले मैदान में क्या करता था, निरीक्षण करता था। तो ये आंसर आपको याद कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हम्पी के भाग्य के बारे में, मतलब हम्पी दुनिया के सामने कैसे प्रकाश में आई। तो आपको याद रखना 1800 ईस्वी में अभियंता कौन थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी जी जो थे, उन्होंने सबसे पहला प्रयत्न करा था। उन्होंने क्या करा था कि पहला इसका मैकेंजी ने स्थान का क्या पहला करा, पहले इस स्थान का मानचित्र बनाया। उसके बाद आरंभिक जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। जो भी उन्होंने जानकारियाँ निकाली वो विरूपाक्ष मंदिर से और पंपा देवी के पूजा स्थलों के स्मृतियों पर आधारित थी। उसके बाद हम्पी के मंदिरों से कई अभिलेख उन्होंने इकट्ठे किए, उन अभिलेखों को समझा, पढ़ा। उसके बाद इतिहासकारों ने इन स्रोतों की तुलना किससे करी, इन स्रोतों की तुलना विदेशी वृत्तांतों से, जैसे जो भी विदेशी लोग आए होंगे, ट्रैवलर्स आए होंगे उस टाइम पर, फिर उससे इसकी तुलना करी और आखिर ताकि हम्पी का पुनर्निर्माण किया जा सके इतिहास का। तो ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए पूरा आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद अगला सवाल है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता था। मतलब हमें पता है कि विजयनगर जो था वो अर्धशुष्क इलाकों में आता था, तो उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होती। तो आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी द्वारा इसकी आवश्यकता पूरी की जाती थी और तुंगभद्रा नदी से ही जितनी भी तरीके से क्या थे, बांध बनाए जाते थे इसके आसपास, वो सारा पानी जो है यहीं से आसपास से आता था, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है। इसके बाद लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध, ठीक है, सभी धाराओं के साथ क्या बनाए जाते थे, बांध बनाकर हौज बनाए गए थे। उसके बाद हिरिया नहर का आपको इसके बारे में लिखना है कि हिरिया नहर जो थी उससे क्या होता था, ये जो नहर होती थी धार्मिक केंद्र को शहरी केंद्र से अलग करती थी। यहाँ पर एक जलाशय भी था जिसका नाम था कमलपुरम जलाशय। और उसके बाद जो सामान्य लोग थे वो कुओं से और वर्षा का जो पानी है जलाशयों से क्या कर लेते थे, पानी उनको उपलब्ध करा दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जो आता है इस चैप्टर में वो ये आता है कि विजयनगर की किलेबंदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर की किलेबंदी जो थी बहुत ज़बरदस्त विजयनगर की किलेबंदी थी, ठीक है। उसको 7 पंक्तियों से घेरा गया था, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हैं और बहुत सिक्योर किलेबंदी जो थी वो की गई थी। तो वो उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे तो बहुत हैं कि कृषि क्षेत्र पशुओं से बच जाते थे, क्योंकि कृषि क्षेत्र भी किसके अंदर आते थे, किलेबंदी के अंदर आते थे। मतलब ये देखिए जैसे ये पूरा किला ऐसे करके किले के अंदर सारे जो है ये दीवार बना दी जाती थी और ऐसे सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती थी। अब इतनी बड़ी दीवार, इतने बड़े साम्राज्य को हर जगह से दीवारों से घेरना, पहाड़ियों के बीच में भी क्या कर देना, उनको भी घेर लेना, तो ये किलेबंदी बहुत ही, इसके नुकसान बता रही हूँ कि बहुत महंगी किलेबंदी पड़ती थी और कई बार किसानों के लिए असुविधाजनक हो जाती थी कि एक किलेबंदी के अंदर अपने खेतों को सींचना बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। पर ये बहुत फ़ायदेमंद भी थी। इससे क्या होता था कि आक्रमणकारी जैसे बाहर अगर किले के बैठा हुआ है तो वो बैठा ही रह जाएगा, उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे तो खेत कहाँ पर है, हमारे खेत तो किले के अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये ऐसी जो किलेबंदी का फ़ायदा ये था कि इससे ये युद्धों से बचा लेती थी, ये बड़े बड़े नुकसानों से बचा लेती थी, ठीक है। तो ये आपको आंसर याद कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ वो है
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं कि विजयनगर बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग को शाही केंद्र या राजकीय केंद्र की संख्या दी गई है, स्पष्ट करें। मतलब जहाँ पे भी आपको शाही केंद्र या राजकीय केंद्र दिख जाए वहाँ पर आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो शाही अथवा राजकीय केंद्र बस्ती के कौन से भाग में था? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। उसके बाद राजकीय केंद्र तो था वो, मतलब उसको राजकीय केंद्र तो हमने बोल दिया, पर उसमें 60 से भी अधिक मंदिर हैं, तो क्या उसको राजकीय केंद्र कहना उचित है? तो 60 से भी अधिक कहाँ पे हमें क्या मिले हैं? मंदिर मिले हैं राजा द्वारा मंदिरों। तो इससे हमें ये पता चलता है कि राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर हैं। दैट मीन्स कि राजा मंदिरों को बहुत ज़्यादा संरक्षण देता था। राजा को मंदिरों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य राजा का माना जाता था उस टाइम पर। राजा स्वयं को देवी देवताओं से, स्टार्टिंग से हम देखते हैं कुषाण शासकों ने भी अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा था, ताकि उनका जो शासन है वो ऑथराइज हो जाए, वैध कहलाने लगे, लोग उनको पसंद करने लगे, ठीक है। राजकीय केंद्र में लगभग 30 इमारतों की पहचान महलों के रूप में की गई है, ठीक है। 60 तो मंदिर, हम ये कह सकते हैं कि 60 हमें मंदिर की तरह दिखे और 30 इमारतें जो हैं वो राजकीय केंद्र की तरह लगती हैं। मंदिर जो होते हैं वो किससे बनाए जाते थे? राजगिरी से निर्मित होते थे। वहीं इमारतें ऐसे पदार्थ से बनाई जाती थी जो नष्ट हो जाते थे। अब यहाँ पर राजा का भवन जो है, इस क्षेत्र में हमें 2 मेजर प्रभावशाली मंच मिले हैं। एक मिला है सभा मंडप और एक मिला है महानवमी डिब्बा। तो इसके महानवमी डिब्बा का आंसर आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, तो विजयनगर इतना ताकतवर साम्राज्य होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इसका पतन क्यों हुआ? तो इसके पतन का सबसे पहला कारण ये है कि शक्ति का केंद्रीकरण। सारी शक्ति जो थी वो किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। शासन में जनता की कोई योगदान, कोई भागीदारी नहीं थी। तो जब शासन में जनता की भागीदारी नहीं होगी, तो जब वो साम्राज्य गिरेगा तो जनता कहेगी गिर जाने दो अब। तो यही हुआ, जब विजयनगर के शासक परेशान चल रहे थे तो जनता ने उनका कोई हेल्प नहीं किया, ठीक है। साम्राज्य में गृह युद्ध चलने लगे नायकों के बीच में, ठीक है। राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी। कृष्णदेव राय की फिर मृत्यु हो जाती है, हम ये देखते हैं 1529 में। तो धीरे धीरे ये जो साम्राज्य था, उसके बाद आखिरी युद्ध हुआ तालीकोट का युद्ध, जिससे विजयनगर बिल्कुल ही एक तरीके से उसका पतन हो गया। उसके बाद अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताओं का मतलब वर्णन कीजिए कि कृष्णदेव राय कैसे राजा थे। तो कृष्णदेव राय वन ऑफ द बेस्ट राजाओं में से आते थे उस टाइम पर। तो कृष्णदेव राय जी जो थे, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? विस्तार और किसकी? दृढ़ीकरण की। अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसका ज़्यादा विस्तार करना है। तो देखिए उन्होंने क्या करा, 1512 ईस्वी में उन्होंने रायचूर दोआब, बहुत एक ऐसा एरिया था जिसको बहुत टाइम से बहुत राजा हथियाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये ऑक्यूपाई किसने करा? आपके कृष्णदेव राय ने। उसके बाद उड़ीसा के शासकों को भी किसने हराया? कृष्णदेव राय ने। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को भी किसने हराया? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ना ही और ये बात आपको याद रखनी है कि कृष्णदेव राय इतने युद्धों के बावजूद भी विजयनगर में बहुत ही ज़्यादा क्या बनी रहती थी? शांति और समृद्धि बनी रहती थी। कृष्णदेव ने कई मंदिरों का भी निर्माण कराया और मंदिरों में भव्य गोपुरमों का भी निर्माण करवाया। 1529 में हम देखते हैं राजकीय ढांचे में तनाव आने लगता है, आसपास विजयनगर का जो समृद्धि है वो रुक जाती है, विस्तार रुक जाता है, क्योंकि 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला सवाल है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषता में। अमर नायक कौन होते थे? तो अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे और राज्य द्वारा इनको प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था। इनका काम भू राजस्व की वसूली करना होता था और ये राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे जब राजा को ज़रूरत होती थी। ये प्रणाली जो है, इसकी तुलना किससे की गई? इक्का प्रणाली, जो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली थी, उससे इसकी तुलना की गई है। उसके बाद अगला सवाल है, ये भी थोड़ा लंबा सवाल है कि विजयनगर के स्थापत्य में, मतलब धार्मिक स्थापत्य बताइए कैसा था, मंदिर कैसे बनाए जाते थे। तो ये सारा सवाल आते हैं। तो इसमें यह है कि शासकों ने प्रचलित परंपराओं को अपनाया और नया रूप देकर उसको विकसित किया। देखते हैं क्या विकसित किया। ठीक है, राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। अब मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर अब माना जाने लगा। मंदिर स्थापत्य में नए तत्वों का समावेश हुआ, जैसे विशाल स्तर पर बड़ी संरचनाएं बनाई जाने लगी, जैसे बड़े बड़े गोपुरम और बड़े बड़े राजकीय द्वार जो थे बनाए जाने लगे। ये इतने बड़े होते थे कि इनको दूर से ही देखा जा सकता था। ये उसके बाद मंदिरों में बड़े मंडप और लंबे स्तंभ वाले गलियारे बनाए जाने लगे। ये गलियारे मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने होते थे। उसके बाद आपको बताना है, अब धार्मिक केंद्र की बात हो रही है, धार्मिक स्थापत्य की बात हो रही है, तो आपको 2 मंदिरों के बारे में लिखना है।
एक है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा है विट्ठल मंदिर। सबसे पहले देख लेते हैं विरूपाक्ष मंदिर। देखिए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, पर विजयनगर की स्थापना के बाद इस मंदिर को जैसे कि एक स्पीड पकड़ ली इस मंदिर को बनने ने। ठीक है, यहाँ पर मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण, जब उनका राज्यारोहण हो रहा था उस टाइम पर बनवाया था। उसके बाद अगला ये देखिए अगला है, इसमें सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ हैं, बड़े बड़े गोपुरम इसमें देखे जा सकते हैं। मंदिरों में सभागार बनाए गए थे, सभागारों में देवी देवताओं को रखा जाता था और वहाँ पे उनके कार्यक्रम होते थे, जैसे संगीत नृत्य देखने के लिए लोग आते थे, तो वहाँ पर ये सभागार में होता था। देवी देवताओं को वहाँ पर झूला भी झुलाया जाता था। तो ये है आपका विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। उसके बाद विट्ठल मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? तो विट्ठल मंदिर के जो प्रमुख जो देवता हैं वो कौन हुए? आपके विट्ठल। ठीक है, यहाँ पर कौन थे? आपके विरूपाक्ष थे। तो इसमें देख लीजिए, ये इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि इसमें रथ के आकार का अनूठा मंदिर होता था। ठीक है, रथ के आकार का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें ये मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर में क्या डिफरेंस हैं, बताइए उनके स्थापत्य में क्या डिफरेंस हैं। तो ये आपको पॉइंट्स जो हैं वो याद कर लेना। इंडो इस्लामिक शैली का भी इसमें धीरे धीरे विकास होता हुआ दिखता है कि जो हमें नक्काशी मिली है वो इंडो इस्लामिक शैली के हिसाब से मिली है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद कर लें इस। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, विजयनगर की किलेबंदी का वर्णन करें और लोटस महल और हजाराम मंदिर, ये जो क्वेश्चन है आप अपनी बुक में से कीजिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलेबंदी का क्वेश्चन तो आपको ज़रूर कर लेना है। और ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपको याद कर लेने अच्छे से और ये आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।